हम देखते हैं कि आर्यन कौम से पहले भी कई सारी कौमें आई आज हैं। से 1500 साल पहले और उससे पीछे। एविडेंस बेस्ड जो है अपनी तहकीकात को अंजाम दें और नताइज को हासिल करें। तो इस मसले में हम क्या यही देखते हैं? यहाँ पे देखिए कितनी शबाहतें पाई जाती जी, हैं। जिसके लिए ट्रेंड होना ज़रूरी है। गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फजीलत हासिल नहीं है। यानी वैल्यू जजमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि कौन पहले आया, कौन बाद में किसी भी आया। कौम का आना जाना, किसी भी कौम का किसके उसके अजदाद और पूर्वज कौन थे या कौन नहीं थे, इसकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस हो जाती है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि जो अतकाकुम। वैल्यू दी जा रही है, असली वैल्यू दी जा रही है, वो वैल्यूज़ को दी जा रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का निहायत रहम व करम है कि एक बार फिर फ़िक्र वतन के उन्वान के तहत एक और गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला है। फ़िक्र वतन सीरीज़ में हमारी ये कोशिश रहती है कि इल्म और मारिफत के चिरागों को रोशन करके हम अपना यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों का अपने मुल्क और वतन से जो रिश्ता और नाता पाया जाता है उसे बेहतर समझें, ताकि इस समझ और मारिफत की रोशनी में फिर हम इस मुल्क में बेहतर से बेहतर और इस्लाम पसंद तामीरी किरदार अदा कर सकें। फ़िलहाल हमारी गुफ्तगू तारीख़ की मंजिलों से गुज़र रही है, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हम अपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। आज भी इस गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फ़साद हुसैन साहब, सलामुन अलैकुम, वालेकुम सलाम। और मौलाना कुमैल भोजानी साहब, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम। पिछली बार हमारी गुफ्तगू यहाँ पहुँची थी कि जब हमने देखा था कि एक लंबे अरसे तक फलने और फूलने के बाद तमद्दुन और तहज़ीब और सिविलाइजेशन के नए मेयार कायम करने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की तहज़ीब और तमद्दुन आज से तकरीबन 3500 साल पहले ढलती है, ज़वाल का शिकार होती है और फिर नाबूद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और ये तकरीबन वही ज़माना है कि जब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक नई कौम की आमद होती है, वो कौम जिसको आज आर्यन कौम कहा जाता है। तो आज की गुफ्तगू को हम यहीं से आगाज़ करते हैं। इस नई कौम यानी आर्यन कौम की हिंदुस्तान आमद के सिलसिले में अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं। हम देखते हैं कि इस सिलसिले में एक किस्म का डिसएग्रीमेंट और इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ लोग ये कहते नज़र आते हैं कि ये कौम हिंदुस्तान आई है, और बाज़ का इसरार है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये कौम हमेशा से हिंदुस्तान में रही, बाहर से नहीं आई। इस इख्तिलाफ और डिसएग्रीमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो मौलाना आपने इख्तलाफ की जो बात की, बिल्कुल ये इख्तलाफ हमें सुनने में आता है मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया साइट्स पे वगैरह, हमें ये इख्तलाफ जो है नज़र आता है। और हकीकत अगर आप देखें तो ये इख्तलाफ जो है वो एक्सपर्ट्स के दरमियान नहीं है। ये काफ़ी एक दिलचस्प चीज़ है कि जो माहिरीन हैं और जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं माहिर। इस फील्ड के, जी, जो हिस्टोरियंस हैं और जो पुरानी हिस्ट्री पे काम करते हैं, जी। वो लोगों के दरमियान तकरीबन आपको कोई इख्तिलाफ इस चीज़ पे नज़र नहीं आएगा कि आर्यन कौम जो थी वो बाहर से हिंदुस्तान की तरफ मुहाजरत करके आई है। तो हकीकत में ये इख्तिलाफ अगर आप कहना भी चाहें तो ये माहिरीन के हाँ, दरमियान और एक सोशल मीडिया का जो माहौल है उसके उसके दरमियान दरमियान एक यानी इख्तिलाफ नज़र आता है। एक्सपर्ट्स और नॉन एक्सपर्ट्स के बीच का एक बिल्कुल, इख्तिलाफ जी, हमें जी, जी। बिल्कुल नज़र सही आता है। ताबीर काफ़ी आपने इस्तेमाल की कि काफ़ी दिलचस्प। एक्सपर्ट्स या माहिरीन और जो माहिरीन नहीं है, ऐसा तबका जो है, हुँ, उनके दरमियान एक तरह काफ़ी से ये काफ़ी ताज्जुब की बात जी, है, अजीब बात। बल्कि जी। हम कह सकते हैं कि ये किसी भी जगह, किसी भी सवाल का जवाब ढूँढने में ये इस तरह का इख्तिलाफ हो सकता है। हुँ, हुँ। और उसकी वजह ये है कि अगर हमें किसी भी सवाल का जवाब मालूम करना हो, किसी भी मसले में, एक हिस्टोरिकल मसला हो, कोई जी। किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला मसला हो, अगर हम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें 2 तरह की अप्रोचेज़ होती हैं। हुँ, हुँ। एक अप्रोच है जिसको हम कहेंगे आलिमाना अप्रोच, और एक गैर आलिमाना अप्रोच। आलिमाना अप्रोच ये है कि हमारे सवाल के जवाब तक पहुँचने के लिए जितने भी एविडेंस हमको मिल रहे हैं, हुँ, हुँ। हम उन सबको देखें, जी, और उन सबको देखने के बाद फिर हम नतीजे तक के पहुँचे। सही। वो नतीजा फिर जो भी हो।
तो इसमें जो आलिमाना अप्रोच है, इसमें तरतीब इस तरह से होती है कि पहले सवाल है, फिर एविडेंस है, फिर उसके फिर एक बाद नतीजा नतीजा है। लिया जाता है। सही, सही। लेकिन इसके मुकाबले में गैर आलिमाना अप्रोच है, हुँ, और वो ये है कि नतीजा पहले से डिसाइडेड है। एक इल्मी मसला है, लेकिन नतीजा सही। पहले से डिसाइडेड है। उसी के एतबार से जो एविडेंस है उनको ढूँढा जा रहा है, और बल्कि हो सकता है कि कई सारे एविडेंस को नज़रअंदाज किया जाए, उनको ना देखा जाए, उन पर सही से रिसर्च ना की जाए, हुँ, हुँ। और फिर अपनी बात कह दी जाए कि देखिए फलाँ एविडेंस के ज़रिए हमारी बात यानी एक साबित हो रही प्री है। जजमेंट जी, जी, पहले एक से प्री-जजमेंट कर है, लिया एक है, अब प्रेजुडिस मौजूद उसके है वहाँ पर। इर्द-गिर्द जी, में जी। जो है जी। वो एविडेंस जमा जी, करना जी, है। बिल्कुल। बहुत दिलचस्प। तो आप यहाँ बिल्कुल, पर कह रहे हैं एक आलिमाना, गैर आलिमाना, शायद उसको सही। जाहिलाना अप्रोच भी कह जी, जी, सकते हैं, और बिल्कुल। ये ख़ास तौर से ये जाहिलाना उस वक़्त हो जाती है कि जब लगता है किसी को एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो एविडेंस गढ़ता है, हमारे फैब्रिकेट करता फैब्रिकेट है करने बाकायदा की वहाँ भी पर, नौबत आ ये भी सकती है। नौबत आ हाँ, सकती है। तो सही। इस अप्रोच में हम ये कह सकते हैं कि पहले सवाल है, बल्कि सवाल से पहले भी एक नतीजा पहले से जो है वो ले लिया गया है, हाँ। और एविडेंस की नौबत जो है उसके बाद सही, आती तो है। इस जी, जी, मसले में हम बिल्कुल। क्या यही देखते हैं? क्या जी, जी, हम बिल्कुल, जैसे मौलाना ने बहुत अच्छी यहाँ पे बात कही, और इसी को हम अगर देखें हमारे इसी मसले के अंदर, अगर देखें कि माहिरीन ने जो मुख्तलिफ एविडेंसेस जमा किए हैं इस मसले को हल करने के लिए, आर्यन के इंडिया में यानी आने के लिए। आर्यंस क्या हिंदुस्तान में माइग्रेट होके आए हैं जी, या पहले से ये कौम मौजूद थी? जी, अब देखें हिस्टोरियंस मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं सबूतों सही। को जमा करने के लिए। उसमें से सही। एक अहम तरीका जो है वो है लिंग्विस्टिक स्टडीज़। जी, हुँ। लिंग्विस्टिक स्टडीज़ में होता ये है कि जैसे हिंदुस्तान में कोई ज़बान मिली है, जैसे हिंदुस्तान की एक पुरानी ज़बान जो आर्यंस के हवाले से वो संस्कृत है। यूरोप में कुछ और ज़बानें हैं। अब इसमें जो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं इनको एक दूसरे के साथ एक तरह से कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या इसमें कोई राब्ता पाया जाता है या नहीं पाया जाता। बहुत दिलचस्प बात है। आप माँ का लफ्ज़ आप देखें हुँ, हुँ, जो हमारी तरफ इस्तेमाल होता है, संस्कृत में जो है मात्र हुँ। का लफ्ज़ है, या जो है इंग्लिश में जी, इंग्लिश में मदर इस्तेमाल हाँ, होगा। लैट फ़ारसी में सही। आप आ जाएँ तो ये मादर मादर है है। इसके अंदर। तो सही। देखिए कितनी लैटिन में शबाहत है। माटर है, मेटर है। मैटर है मिसाल के जी। तौर हुँ, पे। हुँ। तो यहाँ पे देखिए कितनी शबाहतें पाई जाती है। उसी तरह से फ़ादर है, हुँ, पिदर है, देखें कितनी शबाहतें। हुँ। पिता है, पितृ है, हाँ, पित्र है। तो देखें संस्कृत, ये सारी ज़बानें ऐसे लगता है कि हुँ, कहीं न हुँ। कहीं यहाँ पे मुशाबहत है। तो सही। इसी वजह से हिस्टोरियंस ने आके जो है इसको कहा है कि ये एक फ़ैमिली की ज़बानें हैं। हुँ, हुँ। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज़ जिसको सही, कहते सही। हैं। तो ये सही। एक तरह के एविडेंस है जिससे पता चलता है कि क्या यहाँ की कौम और दुनिया भर में जो दूसरी कौमें थी इसमें कोई राब्ता पाया सही। जाता है। तो ये एक तरह का एविडेंस है। दूसरा जो और एक तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है, हिस्टोरियंस जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो आर्कियोलॉजी है, जिसमें हुँ, खुदाई होती है जी। और ज़मीन की खुदाई में मुख्तलिफ जो पुराने ज़माने के आसार हैं हुँ, हुँ। सही। वो असर-ए हमको कदीमा, मिलते हैं, जी। आसार जी। कदीमा जिसको कहते हैं, जिसमें हुँ, स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हड्डियाँ हैं, जिसमें बर्तन हुँ, मिलते हैं। हुँ। तो सही। इन चीज़ों को फिर से इसको मुआज़ना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। जो बर्तन मिसाल के तौर पे दूसरे खित्तों में मिले, दूसरे मुल्कों में मिले, और देखा सही। जाता है कि क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी शबाहत पाई है, जाती है। सिमिलैरिटी है। हुँ, हुँ। और इसी को देख के पता चलता है कि क्या इन कौमों में किसी तरह का राब्ता राब्ता था। पाया जाता है। सही। और सबसे अभी लेटेस्ट जो तरीक़ेकार वजूद में आया है वो डीएनए स्टडीज़ हैं, हुँ, जो हुँ। निस्बतन जिसको रिलायबल माना जाता है। और इन डीएनए स्टडीज़ के ज़रिए से ये पता लगाया जाता है कि 2 कौमों में कोई नस्ली राब्ता था या नहीं था। सही। इसमें जैसे बोन्स मिलते हैं, बाल मिलते हैं, इसके जी। अंदर से डीएनए निकाले जाते हैं, और मुख्तलिफ दुनिया में जो मुख्तलिफ जगह से जो ये डीएनए इनको हासिल होते हैं, इनको कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है कि इसका डीएनए और जो डीएनए कहीं और मिला है, इसमें कितनी सिमिलैरिटी, कितनी सही। जो है शबाहतें पाई जाती हैं, सही, और इससे बहुत जो है अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है सही। कि 2 कौमों में राब्ता है या नहीं। हाल ही में मैं यहाँ पे ज़िक्र कर दूँ, जो एक किताब लिखी गई है, हुँ, 2018 की एक किताब जी। है, अर्ली इंडियंस। हुँ, हुँ। काफ़ी हुँ। दिलचस्प सही। किताब है। टोनी जोसेफ, ये इंडियन ऑथर है। जी। और इन्होंने इस किताब में जो अहम दिलचस्प चीज़ इस किताब की है कि हुँ, हुँ। इन्होंने डीएनए जो लेटेस्ट स्टडीज़ है, उनसे इस्तिफ़ादा करके
कोशिश की है इसको समझने की कि बहरहाल ये आर्यंस कहाँ से आए, या हिंदुस्तान में जो जी। पहले के रहने वाले थे जी वो कहाँ से आए। बस एक जुमला मैं इस किताब में जो है वो पढ़ देता हूँ। ये पेज नंबर 14 रोमन में अगर आप सर्च करेंगे तो इसमें वो क्रोनोलॉजी बयान करते हैं सही। 2000 से लेके 1000 बीसी। हुँ। ये क्रोनोलॉजी के यानी अंदर आज वो से 4000 से और 3000 साल के पहले के बीच दरमियान के तकरीबन दरमियान यही वो आर्यन कौम ये के आमद आसार जहाँ पे मिलते हैं। तो ये कहते हैं अपनी किताब में, मल्टीपल वेव्स ऑफ स्टेप पैस्टोरलिस्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू साउथ एशिया, ब्रिंगिंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। और ये किसके ज़रिए से साबित करते हैं? वो जो डीएनए स्टडीज जो हुई है उस पे जी। फोकस जो है वो ये नतीजा बहुत लेते हैं। दिलचस्प। तो जी। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स, साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, आर्कियोलॉजी एक अलग फील्ड है, जी। लिंग्विस्टिक स्टडीज़ अलग है, जी, डीएनए स्टडीज़ अलग हैं। जी, जी। इसमें शायद इजाफा किया जा सकता है वो लोग जो पुरानी किताबें और माइथोलॉजी जी, जैसा किताबें, पूरा वैदिक कॉर्पस हाँ, हमारे पास वेद मौजूद है, है, या दूसरी तरफ अवेस्ता अवेस्टा है। अवेस्ता है यहाँ ईरानी इलाके में वगैरह। तो इन सब के अलग अलग एक्सपर्ट सब कंसिस्टेंटली उनकी स्टडीज जी। एक ही जवाब दे रही हैं कि तकरीबन 3500 साल पहले से जी। आर्यन कौम की आमद का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू होता यानी है। सही, बिल्कुल। मल्टीपल एविडेंस एक के बाद एक उनको देख के फिर नतीजा जी, लिया और ये जाता है। सिर्फ़ जी। हम देखते हैं कि सिर्फ़ फ़ील्ड्स में ऐसा नहीं है, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, बल्कि हम्म। टाइम के एतबार से भी कंसिस्टेंसी है। अच्छा। यानी काफ़ी पहले से जो एक्सपर्ट्स हैं, दानिश्वर हैं, उनका ये मानना है कि आर्यन बाहर से आए थे। जैसे मिसाल के तौर पर एक मशहूर शख्सियत है हमारे फ्रीडम मूवमेंट की, फ्रीडम फाइटर हैं, लोकमान्य तिलक। जी जी। इनकी किताब है द आर्कटिक होम इन द वेदास। अच्छा। 1903 में ये किताब छपी थी। इसमें भी 1903 यानी आज से जी, जी। 120 120 साल पहले, 121 जी, साल जी, पहले। जी 120 से 21 अच्छा। साल पहले ये किताब छपी थी, और इसमें ये लिखते हैं कि इट वाज़ द पीरियड व्हेन आर्यंस एक्सपेट्रिएटेड फ्रॉम देयर मदरलैंड रोम्ड ओवर द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया। हाँ हाँ। तो इनका भी यही कहना है कि जो आर्यन थे वो इंडिया के बाहर बाहर से आए से हैं। इंडिया तो इनका अब ये कहना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए हैं, वेस्ट एशिया से आए हैं, लेकिन इनका कहना था कि वो नॉर्थ पोल से आए हैं। वो उसके बाद अच्छा। फिर आए, यूरोप गए, और कुछ जो है वो सही। एशिया अब में ये आते हैं। आपने और ये जिक्र किया तो ये जी, मैंने देखा नोट्स में मेरे, स्वामी विवेकानंद जी, से भी इसी किस्म की एक बात हाँ, नकल की बहुत जाती है। दिलचस्प, बहुत जी जी। स्वामी दिलचस्प। जी। विवेकानंद जिनका 19th सेंचुरी में ही उनका इंतकाल हो चुका था, कि ये किताब है स्वामी विवेकानंद हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन, अभी हाल ही में 2-3 साल पहले पब्लिश हुई है, लेकिन इसने खुद कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 6 से इसको लिया है। तो इस किताब के पेज 61 पर हम ये देखते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद ये एक जगह लिखते हुए नजर आते हैं, व्हेन द आर्यंस रीच्ड इंडिया दे फाउंड द क्लाइमेट सो हॉट दैट दे कुड नॉट वर्क इंसेसेंटली, सो दे बिगैन टू थिंक। उनकी एक नज़र है कि कैसे इंडिया में फ़लसफ़ी अफकार शुरू हुए, लेकिन असल बात जो यहाँ पर हम हमारे इस टॉपिक से रब्ता रखती है वो है कि उनका भी ये इस बात पर उनकी तस्रीह है, उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि व्हेन दी आर्यंस रीच्ड इन इंडिया, उसके बाद फला फला ऐसा जी, हुआ। जी, तो जी। तकरीबन माहिरीन के अंदर हमें कोई सही। इख्तिलाफ इस मामले में बिल्कुल। नजर और नहीं टाइम आता है। पीरियड के एतबार टाइम से भी, पीरियड के यानी एतबार ये से, ये आज से बिल्कुल। तकरीबन नहीं। 130-140 साल सही। पहले हम्म। लिखी हुई यानी एक ये कंसिस्टेंट जी, नज़र है consistent जी, जो और हम जो आलिमाना अप्रोच की बयान बात हो कर रहे रही थे है। वो यही थी कि वो एविडेंस बेस्ड बात की है इन सारे राइटर्स ने, एविडेंस इन बेस्ड। हिस्टोरियंस ने। सही। और कुरान मजीद भी हमें इसी की तरफ दावत देता है, बहुत इसी दिलचस्प। जी फरमाइए। कि अगर हमें किसी भी मसले में हमें रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है, किसी नतीजे तक पहुंचना है, तो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 37 और 38 में खुदावंद आलम फरमाता है कि फ़बश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसना। हम्म। क्या पैगंबर आप मेरे उन बंदों को खुशखबरी दे दिए, और खुदा उन बंदों की तारीफ़ कर रहा है गोया यहाँ पर कि जी। जो किसी मुख्तलिफ़ नज़रियात को सुनते हैं, किसी भी बात तक पहुँचने से पहले मुख्तलिफ़ बातों को सुनते हैं, मुख्तलिफ़ अलग नज़रियात अलग को, ओपिनियंस को अलग अलग सुनते हैं ओपिनियंस को देखते हैं, अलग अलग एविडेंस को देखते और हैं, परखते हैं। परखते हैं उसको, बाद फ़यत्तबिऊन में। अहसना, और उसके बाद फिर जो उनमें सबसे बेहतर होता है उसकी पैरवी करते उसकी हैं पैरवी वो। यानी करते क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके सबूत बहुत ठोस जी, जी, हैं, बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल, बात ठोस बिल्कुल, बात जो कर बिल्कुल। रहा है उसके फिर पीछे यानी जी, हमें जी। आलिमाना अप्रोच फॉलो आलिमाना अप्रोच, जी, देखिए आलिमाना जी। यहाँ अप्रोच पर भी फॉलो वही करें। तरतीब है
कि यस्तमिऊनल कौल, कि वो मुख्तलिफ जी, एविडेंसेस हाँ, को यानी देखते हैं, नज़रियात को देखते जी, हैं, फ़यत्तबिऊन अहसना, ऐसा जी, और नतीजा और रिज़ल्ट जो आता है वो उसके उसके बाद बाद आता है। जी, और बहुत दिलचस्प ये है कि इसी में खुदावंद आलम फरमाता है कि उलाइकल लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही वो हुँ, लोग हैं जिनको खुदा हिदायत देता है। हाँ, बहुत यानी तो दिलचस्प। गोया इस खुदा अपनी हिदायत को डिपेंडेंट कर रहा है इस बात पर कि हम कैसे रिसर्च यानी करते हैं। आलिमाना अप्रोच जो फॉलो करेगा खुदा की जी, हिदायत उसके हुँ, शामिल हुँ, हाल उसके होगी। शामिल हाल होगी। यानी बहुत बिल्कुल। सारी बात सुनो, उसको परखने के बाद तुम्हें गोया जी, जी, हिदायत बिल्कुल, मिलेगी। बिल्कुल, सही, बहुत दिलचस्प, बिल्कुल। बहुत ये दिलचस्प। और आयत का आखिरी ये हिस्सा है व उलाइका हुम उलुल अलबाब, कि हुँ, यही लोग अक्लमंद हैं, यही अक्लमंद है, लोग साहिबान तो गोया अक़ल है। अक्ल का तकाज़ा ये है, इल्म का तकाज़ा हुँ, ये हुँ। है कि किसी भी मसले की नतीजे तक पहुँचने के लिए, मसले की तहक़ीक़ के लिए इस रास्ते को फ़ॉलो किया जाए। बहुत दिलचस्प। इसी आयत को सुनकर मुझे इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस याद आ गई कि जी, जिसमें वो फरमाते हैं कि इضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب। मुख्तलिफ अगर तुम सही नतीजे तक पहुंचना चाहते हो तो मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं उनका एक दूसरे से मुवाजना करो, एक इन सब को मिलाकर परखो, नतीजे में तुम्हें सही जवाब जी, मिल जाएगा। जी, तो हमारे दीन की तालीमात हमें सही इसी है। आलिमाना अप्रोच की तरफ ले अप्रोच की जाती हैं। तरफ ले अलबत्ता जाए। यहाँ बिल्कुल। पे एक चीज़ की तरफ तवज्जो रहनी चाहिए कि अगर जी, कभी कभी होता है कि जो सबूत हैं, जो एविडेंस जिसकी तलाश में है, वो काफ़ी नहीं होते, हुँ, हुँ। वो कंक्लूसिव नहीं होते। जी, तो ऐसी सूरत में हमें शर्माना नहीं चाहिए। हम आके जो है सादिकाना तरीके से कह दें कि यहाँ पे हमारे पास कोई ठोस सबूत जी, मौजूद नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम काम कर सकते हैं वो एहतिमाल दे हाँ, सकते हैं इस चीज़ का। जैसे पिछली बार हमने सही, हज़रत आदम का ज़िक्र किया था हिंदुस्तान की तरफ, और हमने कहा था कि यहाँ पे एहतिमाल है, चूँकि अभी तक उतनी तहकीकात उस मसले में हुई नहीं है और जी, उतने काफ़ी एविडेंस हमारे पास सही, मौजूद नहीं है, सही, इसीलिए हमने बिल्कुल। एहतिमाल की हद तक जी, कि वहाँ कुछ पे हज़रत दानिशवरों का ऐसा जी, कहना है कि वो बिल्कुल, जी, 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 सरंदीब जी। बिल्कुल। का इलाका कि और जहाँ इसमें जनाब हमें कोई आदम शर्म आए की थे। बात नहीं है कि बिल्कुल। जी, बहरहाल अगर यानी तहकीक नहीं हुई है। आलिमानत जी, अप्रोच का तकाज़ा ये है कि जब काफ़ी ना हो बिल्कुल, एविडेंस तो हम कहें ये मुमकिन है लेकिन अभी तक साबित शुदा साबित नहीं है। इसी शुदा नहीं ही तरह है। से नहीं है। पिछली एपिसोड में या जी, पिछली गुफ्तगू में हमने इस बात के ऊपर गुफ्तगू की थी कि हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से या उसके बाज़ लोग वो मुसलमान रहे हों और किसी नबी के हुँ, पैरोकार रहे हों, सही, जी। और इसका इम्कान है, इसके बाज़ निशानियाँ हैं, लेकिन इतना एविडेंस नहीं है फ़िलहाल अब तक कि हम इस जी, बात को सही, कंक्लूसिवली जी, पेश यानी कर सकें। स्पेसिफिकली हम कह सकें कि फलाँ बिल्कुल, कौम में बिल्कुल। फलाँ नबी थे, फलाँ कौम में सही, ये था, जी, ये जी। सही। लेकिन इसके हमने एक एविडेंस बात हमको कंक्लूसिवली कही थी पिछली बार, और वो ये थी कि हिंदुस्तान में कुरान मजीद की आयत की रोशनी में हुँ। कि हिंदुस्तान में यकीनन अम्बिया आए, हुँ, हुँ। और हिंदुस्तान यकीनन अम्बिया की सरज़मीन है। हाँ, जी, जी। ये बात हमने कंक्लूसिवली जी, क्योंकि जी। है हमारे पास हमारे पास है कंक्लूसिव एविडेंस इसके एविडेंस, लिए, इसलिए हम बिल्कुल। इस बहुत शुक्रिया। तो हम अगर अपनी इस गुफ्तगू की तरफ पलटें उससे पहले तो हम यहाँ से एक नतीजा ले सकते हैं कि हम मुसलमानों के लिए, इससे पहले जी, कि हम लौटें उस मसले की तरफ जिससे हमने शुरू की बात, हम मुसलमानों के लिए किसी भी रिसर्च और स्टडी में डर और खौफ का पहलू नहीं पाया जाता है जी, जी, कि बिल्कुल। अगर फ़लाँ मसले में कोई हकीकत अयां हो गई तो हम हमारे एतक़ादात, हमारे बिलीफ्स का क्या होगा, हमारे रिलीजन को कोई जी, जी। ठेस जी, पहुँचेगी। मिसाल के तौर पे बाज़ लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ़ जो ये साइंटिफ़िक नई स्टडीज़ हैं वो दीन के असास पर जो है ज़र्ब लगाती हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पर क्वांटम फ़िज़िक्स ने कुछ चीज़ें ऐसी साबित कर ली हैं जिसकी वजह से दीन और मज़हब जो है वो बातिल साबित हो जाता है। हुँ, आजकल एआई और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ ऐसी हुँ, बात हो रही है। किसी कोई ज़माने में थियरी ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन जी, के सिलसिले में ऐसी बात, जी, हर दौर में इस तरह की कुछ बातें सही। होती हैं और ये तसव्वुर दर हकीकत पेश किया जाता है कि गोया रिलिजन और साइंस, फेथ और रीज़न एक दूसरे के ये एक मुकाबले दूसरे के में। मुकाबिल में हैं और इनके दरमियान सही। कॉन्ट्रडिक्शन है। कम से कम इस्लामी और मुसलमान तहज़ीब और नुक्ते निगाह से इसमें कोई मसला, जी, कोई जी। भी नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि नहीं खुद बिल्कुल, मिलती। इस्लाम बिल्कुल। हमको सिखा रहा है कि आप एविडेंस बेस्ड जो है अपनी जी, तहकीकात को अंजाम सही, दें और नताइज को सही। और हासिल नतीजे में करें। एक मुसलमान इंटेलेक्चुअल, मुसलमान रिसर्चर वो दर हकीकत रिसर्च का और तहकीक का और बल्कि हकीकत के आश्कार होने का वो प्यासा होता है। जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। प्यासा होता है, वो बिल्कुल, बहुत चाहता अच्छी है बातें जितनी बोल रहे हैं। ज़्यादा जी, हकीकत, अलबत्ता वाक़ईन हकीकत हो, कोई भी
थियरी ना हो, ऐसे ही उसको सही। उस पर नाम लगा दिया जाए हकीकत का। हकीकत होने का। जी, जी, लेकिन कोई बिल्कुल। हकीकत साबित हो, उतना ज़्यादा उस मुसलमान इंटेलेक्चुअल और रिसर्चर का सही। ईमान और मज़बूत मज़बूत होता है होता है। जितना जी, ज़्यादा बिल्कुल। होगा। जी। यहाँ पर एक बात मुसलमान रिसर्चर्स के हवाले से कहना चाहूँगा कि मुसलमान रिसर्चर का हाथ ज़्यादा खुला हुआ होता है। दरअसल उसके पास में ज़्यादा सोर्सेज़ होते हैं आम रिसर्चर्स के मुकाबले में। अच्छा, आम रिसर्चर्स मौलाना ने भी जैसे कहा कि उनके पास डीएनए स्टडीज़ होती हैं, वो लिंग्विस्टिक स्टडीज़ से जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, आर्कियोलॉजी से के नताइज को, रिज़ल्ट्स को वो देखते हैं। यकीनन एक मुसलमान रिसर्चर होगा वो भी इन सारी चीज़ों को देखेगा और इनकी स्टडी करेगा, इनके जी, इस फ़ील्ड में जो मुख्तलिफ़ तहकीकात हो रही हैं उनसे फ़ायदा उठाएगा सही, नतीजे तक पहुँचने के लिए। लेकिन इसके साथ-साथ उसके पास में और भी सोर्सेज़ हैं और उसमें सबसे अहम सोर्स जो है वो कुरान मजीद है। अच्छा। कि कुरान मजीद के ज़रिए भी बहुत सारी फ़ील्ड्स में वो अहम नताइज तक पहुँच सकता है। ख़ास तौर पर हमारी गुफ्तगू चूँकि तारीख़ के बारे में तो यकीनन तारीख़ के मुतालिक भी कुरान मजीद हमारी रहनुमाई यानी करता है। मौलाना आप ये फ़रमा रहे हैं कि क्योंकि कुरान 1400 साल पहले नाज़िल हुआ, जी, तो जी। एक हिस्टोरिकल सोर्स है, रिसोर्स है। हमें कुरान से पता चलता है कि 1400 साल पहले, ख़ास तौर पर उस इलाके में जहाँ पर कुरान नाज़िल हुआ, जी। हालात वहाँ पर कैसे थे? हालात कैसे थे? हुँ, लोग क्या हुँ। सोचते थे? लोगों के जी, एटीट्यूड्स और बिलीव्स जी। क्या जी। थे? यानी जी, एक जी, ये नहीं हिस्टोरिकल देखिए सोर्स। ये तो मालूम होता ही है हमको ये तो कि हर कुरान हिस्टोरिकल हर किताब जी, से जी, हर ये किताब तो से मालूम होता है। इवन पोएट्री की कोई किताब होगी, हुँ, हुँ। माइथोलॉजी होगी, सही, कोई नॉवेल होगी इवन, वो जिस दौर में लिखी गई है, जिस माशरे में जिस लिखी माशरे में है। लिखी गई है, वो अपने माशरे की अक्कासी करती है। बेशक। लेकिन कुरान उससे आगे बढ़ के हमको बताता है। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद आलम का कलाम है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें किसी किस्म की कोई तहरीफ़ नहीं हुई है। हुँ, हुँ। ये एक ऐसी किताब है कि जो जैसी नाज़िल हुई थी, वैसी आज तक के बाकी अच्छा। है। इस जी, किताब जी। ये अगरचे 1400 साल पहले नाज़िल हुई थी, लेकिन ये अपने से पहले के ज़माने और हमेशा क़यामत तक के ये जो है ये हमारे लिए ख़बरों को देती है और हमारे लिए इसने तारीख़ को बयान हाँ, किया है, मुख़्तलिफ़ माशरों के हुँ, बारे में गुफ्तगू की है, अंबिया के बारे में गुफ्तगू की है, सही, जी। सही। तारीख़ के मुख़्तलिफ़ प्रोसेस को बताया है। तो एक जो मुसलमान रिसर्चर है, उसके पास में यकीनन ये एक रोमन्स अहम को मौका बताया, होता है कि वो पर्शियंस इसको को देखे। बताया है। जी, जी, सही, बिल्कुल, जी, सही। जी। बहुत तो अच्छा, काफ़ी बहुत दिलचस्प। पुरानी यानी इस जी। तरह से अगर हम देखें, यानी ये जो आपने बात कही कि एक मुसलमान रिसर्चर के लिए किसी भी फ़ील्ड जी, में, वो तमाम सोर्सेज़ तो अवेलेबल हैं ही जो दूसरों के पास है। पास में जी, जी। उसके बिल्कुल। पास कुछ और भी सोर्सेज़ जी, अवेलेबल हैं और वो भी इतने मज़बूत और मुस्तहकम सोर्सेज़ जैसे जी, हमारी बिल्कुल। किताब कुरान मजीद। अगर ये बात समझकर जी, मुसलमान मुख्तलिफ एकेडमिक फ़ील्ड्स और डिसिप्लिन्स में बाकायदा एक इस्लामी जज्बे से जी, दाखिल बिल्कुल। होते हैं और वो ट्रेनिंग के साथ वारिद होते हैं कि जिसके ज़रिए वो कुरान से इस्तिफ़ादा कर सकें, जी। जी। तो जी, इसके लिए ट्रेंड होना ज़रूरी है। जी, जी, यानी कि अगर अगर ये रिसर्चर के करते लिए हैं कि तो पूरी इंसानियत और बशरियत के जी, लिए जी। कितने फ़वाइद जी। बिल्कुल। हो सकते कई हैं। नए सवालात जो है, जो अब तक मक़फ़ूल है, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं है, यही अंबिया वगैरह के मसाइल, सही। जी, ये इसके ही तनाज़ुर हाँ, में हाँ। शायद हल यानी हो आप एक सकते और भी हैं, चीज़ में इज़ाफ़ा करें कि न सिर्फ़ उन सवालात जो का बेहतर एक्सिस्टिंग है। जवाब दे सकते हैं जी, मुसलमान बिल्कुल। रिसर्चर्स जो उठे हुए हैं, जी, बल्कि नए नए सवालात भी सवालात उठा भी सवालात उठा सकते हैं जो सकते हैं। दूसरों के ज़हन में कभी आएँगे जी, नहीं। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के बारे में देख सकते हैं कि एक हो सकता है एक ऐसा हिस्टोरियन के जो मुसलमान नहीं है, उसके ज़हन में ये बात नहीं कभी आएगी ये कि रिसर्च इश्यू नहीं होगा, इश्यू रिसर्च नहीं क्वेश्चन जी, नहीं होगा जी, कि यहाँ पर नबी भी रहे रहे होंगे थे या नहीं रहे या थे। नहीं थे, वो जी, एविडेंस को इस लिहाज से देखने जी, की कोशिश नहीं करेगा। सही, लेकिन बहुत एक दिलचस्प, मुसलमान अगर बहुत। रिसर्चर होगा, वो इस एतबार से भी यानी देखेगा। रिसर्च क्वेश्चन का जी, डेफिनेशन का मरहला हो या एक्चुअली जो है एविडेंस कलेक्ट करना, एनालाइज़ करना, हर जी, मरहले में जी, बिल्कुल। मुसलमान रिसर्चर जो है अगर वो ट्रेन्ड कि है और ज़्यादा अपने एवेन्यूज़ उसके पास उसके पास मौजूद ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज़ हैं, रिसोर्सेज़ ज़्यादा और जी, एवेन्यूज़ हैं। बिल्कुल। जी, जी, बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। काफ़ी मुफ़ीद गुफ्तगू रही, इस्लामी और कुरानी ज़ाविया और नुक्ते निगाह से भी हमारी एक अच्छी गुफ्तगू रही, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम अगर अपने असल सवाल की तरफ पलटें कि जो इस इख्तिलाफ़ और डिसएग्रीमेंट के बारे में था, आर्यंस की आमद को लेकर, तो वहाँ हम देखते हैं कि बाज़ वो लोग जो इस एक्सपर्ट कंसेंसस और इत्तेफ़ाक़ नज़र का मुकाबला करते हैं और इनकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं, आर्यंस बाहर से नहीं आए। वो अपनी दलील के तौर पर कभी-कभी ये कहते हुए नज़र आते हैं, कहते हैं कि ये नज़र सबसे पहले ब्रिटिश कॉलोनियल एकेडमिशियंस ने दी। जी, साम्राज्य जो मुहक्किकीन थे अंग्रेज़, उन लोगों ने ये नज़र दी और इनका मकसद था कि इस नज़र को देकर हम हिंदुस्तानियों को सही। अपनी आइडेंटिटी को लेकर किसी किस्म की मुश्किल में डाल दें, कमज़ोरी में डाल दें हमें। देखिए, वैसे ये अलर्ट होना इस बात के लिए कि
अगर ब्रिटिश ने की तरफ से कोई नज़रिया आया है जी, तो मुमकिन है कि वो सही ना रहा हो, सही। बल्कि वो ख़ास अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, अपने इम्पीरियल मकासद को हासिल करने के लिए उन्होंने किसी ख़ास इल्मी नज़रिए को हमारे दरमियान में, चूँकि वो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी शिनाख्त है, हमारा सही, मज़हब यानी आप है। एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि नहीं, ये नहीं, मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह जी, रहा हूँ असल ये कंसर्न जो है ये अच्छा है, ये अच्छा। अलर्ट रहना अच्छा है। लेकिन ये लेकिन इस अलर्ट कंसर्न के रहने का पीछे मतलब मकसद क्या है वो भी जी, जी, अहम है बिल्कुल, कि और जिसने अलर्ट रहने का कंसर्न मकसद ये नहीं उठाया है। है कि हर वो चीज़ जो ब्रिटिश की तरफ से आई है, हम कहें कि वो रिजेक्ट करते हैं मुझसे चूँकि उसे हाँ, हाँ। ब्रिटिश सही, जो है वो ये खुद किसी गैर आलिमाना बिल्कुल, हो ये गैर जाएगा। आलिमाना हाँ, है। हम बल्कि हमें बिल्कुल, केस बाय केस उसको केस हमें बाय केस हमें उसको देखना होगा। परखना होगा। जी, आप फरमा रहे थे। उस तरफ से भी अगर आप देखें कि जो लोग इस तरह का नज़रिया पेश करते हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, मुकाबिल में थे, ने जो कुछ शख्सियात का नाम लिया हमने यहाँ पर। लोकमान्य तिलक जी, वगैरह इन्होंने इस तरह की कोई बात का इज़हार नहीं किया चूँकि ये तो मुकाबिल में थे। हाँ, हर हाँ। वो चीज़ जो ब्रिटिश से आ रही है अगर उनको ऐसा लगता कि इसमें मुश्किल है तो वो इस बात को कबूल ना करते हाँ, और ना किताब यानी लिखते उन्हीं उसके ने ऊपर। ब्रिटिश की इतनी चीज़ों को रद्द किया और जी, जी, मुकाबला जी। किया, लेकिन उन्हीं ने इस चीज़ का ये जो जो बल्कि किताब लिखी इसी के सपोर्ट में, किताब लिखी सही तो इसी के सपोर्ट में जो है अपने हुँ, हुँ। जी, नज़रियात को तो अपनाया। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो बड़ी शख्सियात हैं, उनमें से हमें किसी को ये नहीं मिलता कि उसी ने कहा हो कि ये ब्रिटिश की एक चाल है, ये थियरी, ये जी, नज़रिया कम से कम आर्यन माइग्रेशन, हमें जी, तो नहीं मिला अभी कि हाँ, किसी ने कम से ऐसा कम कहा, ऐसे लोगों में जो ब्रिटिश के मुकाबिल मुकाबिल में में हो। थे। लेकिन उस तरफ जो ऐसे कुछ लोग थे, ऑर्गनाइज़ेशंस थी जिन्होंने ब्रिटिश का कभी जो है मुखालिफत या मुकाबला नहीं किया इंडिपेंडेंस मूवमेंट मूवमेंट के दरमियान। ये लोग हमें इस तरह की बातें करते हुए नज़र हाँ, आते हाँ, हैं बहुत दिलचस्प। जी, तो ये जो खुद इस है बात को तो ज़्यादा ये एक सपोर्ट मिसमैच करता है है। जो एक कंसर्न को जो है वो उसको यानी फीका कर असल देता है। अलर्ट होना कि जी, साम्राज्य बिल्कुल, ताकत जो है वो हो सकता है हमारे यानी एकेडमिक्स के ज़रिए हमें परेशान कर रही है, हमें कमज़ोर सही कर है, रही है, सही है। ये सही है। लेकिन इस केस में कि ऐसा हुआ इसका एविडेंस नहीं मिलता, जी। बल्कि हमें कुछ एविडेंस मिलता है जो इसके बरखिलाफ जी, ये पर है। जी, और बहुत-बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बाद में ब्रिटिश जाने के बाद माशाल्लाह से हमारे जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने भी इन्हीं एविडेंसेस को जाके देखा और मज़ीद दूसरे मज़ीद एविडेंसेस के जी। रोशनी में ये नतीजा लिया। बिल्कुल, ऐसा जैसे नहीं कि है अभी कि आपने हमने उन्हीं 2018 की जो किताब है जी। उसका ज़िक्र उसका किया, ज़िक्र किया। वो लेटेस्ट हुँ, रिसर्च है और एक इंडियन ने की इंडियन है वो रिसर्च है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यानी हम ये देखते हैं कि असल में ये कि इंसान जो है अलर्ट हो हुँ, और सेंसिटिव हो कि कोई भी कॉलोनियल पावर, कोई भी साम्राज्यी ताकत कहीं अपने इल्म और एकेडमिक्स के ज़रिए तो हमें हम पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है। जी, ये इस पर बिल्कुल। अलर्ट होना ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब इस मसले में आते हैं कि क्या आर्यंस बाहर से आए थे, वहाँ पर जब हम आके एविडेंस को देखते हैं, तो वो एविडेंस इस शक को सपोर्ट नहीं करता है। बल्कि जो एविडेंस नज़र आ रहा है वो इस शक के बरखिलाफ़ जी, नज़र आता है। तो कम से कम इस नज़रिए में और एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ पीरियड्स में ब्रिटिश, नॉन ब्रिटिश, इंडियन, वेस्टर्न, ईस्टर्न हर किस्म के जो भी एक्सपर्ट्स और एकेडमिक्स हैं वो सब इसी समत में एक नतीजा लेते हुए नज़र आए। लेकिन इसके बावजूद भी जो हम देख रहे हैं फिर कि एक्सपर्ट्स और नॉन एक्सपर्ट्स के दरमियान एक एकेडमिक मसले में हम जो इख्तिलाफ देख रहे हैं, एक अजीब सूरत जी, हाल इस मसले बिल्कुल। में हमें नज़र आ रही है। एक वजह तो हमने देखी कि इसकी एक वजह क्या है, आलिमाना अ, अप्रोच और अप्रोच है। गैर आलिमाना जी, अप्रोच। जी, लेकिन साथ में शायद अगर हम इसे भी ज़िक्र करें कि एक और वजह भी पाई जाती है और वो ये है कि हम जब दुनिया भर की जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको आके तक़सीम करते हैं तो हमें एक वक़्त में 2 किस्म की, 2 टाइप की हमें आइडियोलॉजीज़ नज़र आती हैं। कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज़ हैं जिनका असास और बेस कोई ना कोई रेशियल, कौमी जी, आउटलुक है। जी, किसी ख़ास ग्रुप और किसी ख़ास कौम पर फ़ोकस्ड और उसी के इर्द-गिर्द घूमने वाली आइडियोलॉजीज़ हैं। ऐसी आइडियोलॉजीज़ के लिए इस टाइप के मसाइल बहुत अहम होते हैं। कौन हुँ, से? कौन कहाँ से कहाँ आया? से? कौन किसका बेटा है, कौन किसका किसकी नस्ल से, कौन उसका किसकी पूर्वज नस्ल है? कौन है? पूर्वज कौन है? संतान कौन है? जी। कौन कब आया? कौन कौन पहले पहले आया? आया, कौन कौन बाद बाद में आया? आया? ये सारी चीज़ें जी, आप क्योंकि इस रेशियल और इस एक क्लोज़्ड जो ये टाइप की ये आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजीज़ हैं, जी, ट्राइबलिस्टिक रुझान और ओरिएंटेशन और जी, जहत रखने वाली जो ये आइडियोलॉजीज़ हैं, इनके अंदर बर्तरी का मेयार इन चीज़ों में पाया यही है। जाता है। जी, हुँ, हुँ। सुपीरियॉरिटी इन चीज़ों से साबित होती है। अभी आप आजकल फ़िलिस्तीन से जो
खबरें आ रही हैं, उसमें आप देखें तो अगर एक हम सिविलाइजेशनल और आइडियोलॉजिकल व्यू से अगर देखें तो एक आइडियोलॉजी है वहाँ पे, जहाँ पर फॉरेन सेटलर्स की एक आइडियोलॉजी है, जो कहते हैं कि हम पहले यहाँ थे, हुँ, हम पहले आए थे। अब वो हकीकतन आए थे वो एक अलग बात है, लेकिन सही, इसको कहकर वो जस्टिफाई करते हैं अपनी सुपीरियॉरिटी और उसके नतीजे में कत्लेआम जो जो भी कत्लेआम और जुल्म और जराइम जो अंजाम दे रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर जी, या वो। फिर हम सही, तारीख में अगर चले जाएँ तो इसी तरह की जो तंग नज़र आइडियोलॉजीज़, इसके नाम पर कितने जुर्म और जिनायात, कत्लेआम अंजाम पाए। हम जी। हिटलर का नाम तो सब जानते हैं। ये जी, जी। नाज़ी जो है, इन्होंने जर्मनी में क्या किया था? ये कहते थे कि जर्मन्स जो है वो बर्तर कौम है, हुँ, हुँ। वो उनको फ़ज़ीलत हासिल है। इत्तेफ़ाक से अपने आप को आर्यन्स भी जी, कहते थे, हाँ, बिल्कुल, इत्तेफ़ाक इत्तेफ़ाक से की अपने बात आप है। को आर्यन्स कहते थे। जी। और अ, तारीख़ में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी में हिटलर ने अपनी हुकूमत के एक हिस्से को इसी काम पे लगा दिया था कि वो चेक करे लोगों को कि कौन कितना आर्यन या जर्मन है और कौन कितना हुँ, हुँ। आर्यन नहीं है। यानी वो अगर प्योर जर्मन होगा, आर्यन होगा तो फिर सही, उसको ज़्यादा हक दिए जाते थे, उसको ख़ास ओहदे दिए जाते थे। सही। सही, और जिसकी जो रेस मिक्स्ड है, यानी जिसकी नस्ल अगर कहीं मिक्स हो गई है गैर आर्यन के सही, साथ, सही, तो उसको कम हक दिए जाते सही। थे, तो कम ब्लड टेस्ट हुकूक वगैरह दिए के थे। ज़रिए जी, इसका जी, अंदाज़ा लगाते बाकायदा थे जो जी, है कितने जी, जी। परसेंट आर्यन टेक्नोलॉजी हैं, को कितने इस्तेमाल परसेंट किया सही, था सही, सही। जी, इन कामों को करने के लिए। तो और फिर देखो सर्टिफ़िकेट्स दिए जी, जाते थे, उसके हिसाब से नौकरी है और जी, एजुकेशन जी, इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन, वो सब चीज़ें उससे तो क्या। और जेनोसाइड भी जो उन्होंने जिस जी, पैमाने, वो तो ख़ैर दुनिया भर में मशहूर है, वो जो उन्होंने जेनोसाइड्स जी, किए। तो ऐसी कुछ आइडियोलॉजीज़ होती हैं जिनके लिए मेयार सुपीरियॉरिटी का जो है वो इन्हीं चीज़ों में होता है, तो उनके लिए बड़ा कंसर्न होता है इन चीज़ों को लेके। जी, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी आइडियोलॉजीज़ होती है, जैसे कि इस्लाम, कि जिनका आउटलुक आलमगीर है, यूनिवर्सलिस्ट है, पूरी इंसानियत को मद्देनज़र रखता है, बल्कि उनके लिए ये कम अहमियत रखता है कि ये इंसान कौन-सी नस्ल के हैं और कौन किसका बेटा और कौन किसका जद है। बल्कि ये कि तमाम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात खलीफतुल्लाह, इस निगाह से तमाम हम इंसानों को इंसानों देखा को जाता देखा है, था। तमाम इंसानों को जी, देखा जाता है। तो वहाँ पर इन चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वहाँ पर इन जी, चीज़ों की अहमियत नहीं होती। जैसे फिर अहमियत किस चीज़ की होती है? शायद कुरान मजीद की इस आयत के ज़रिए इस चीज़ को वाज़ेह किया जा सके कि अगर नस्ल और संतान और पूर्वज और कौन पहले आया की कोई अहमियत नहीं। तो कुरान मजीद में हम देखते हैं कि सूरह हुजरात में ये इरशाद होता है कि या अय्युहन नास, ए इंसानियत, ए बशरियत, तमाम इंसानों से खिताब है। या जी, अय्युहन नास, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व हुँ, उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। हमने तुम तमाम इंसानों को एक ही जोड़े से खल्क किया, यानी तमाम इंसानों का, हुँ, इस्लाम और कुरान की निगाह में तमाम इंसानों के फोर फादर्स और अजदाद और पूर्वज एक ही हैं। जी, हुँ, लेकिन है, एक हकीकत है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड हैं। कुरान ने फरमाया है कि ये इसलिए अंजाम दिया है खुदावंद मुताल ने, ताकि लोग एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानें, ताकि मिलकर कोऑपरेट करके खुदा की बंदगी करें, तरक्की करें, कमाल आगे तक बढ़ें, पहुँचे। कमालात हासिल करें। जी, और फिर इसी आयत में आगे बरतरी और सुपीरियॉरिटी का हकीकी मेयार जी, और खुदा ने रियल बताया क्राइटेरियन है। भी ज़िक्र होता है। हुँ, इन्ना अकरमकुम अक्रमकुम इंदल्लाहि इंदल्लाहि अतक़ाकुम। इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अत्क़ाकुम। तुम्हारे दरमियान वो जो ज़्यादा इज़्ज़त रखता है, जो ज़्यादा सुपीरियर है, वो है जो ज़्यादा जी, मुत्तक़ी, मुत्तक़ी, परहेज़गार, ज़्यादा सही, बंदगी करता है, ज़्यादा पायस है। सही। तो ओरिजिनल जो वैल्यू दी जा रही है, असली वैल्यू दी जा रही है, वो वैल्यूज़ को वो दी जा रही वैल्यूज़ को है। दी जा रही है। इंसानी ईमान वैल्यूज़ ईमान को, और अमल ईमान सालेह को दी जा बिल्कुल, रही है, नेक कामों को दी जा रही है। तो जी, इस आइडियोलॉजी में जब इस्लाम जैसी आइडियोलॉजीज़ में जब बात होती है, तो ये सारी चीज़ें कौन पहले आया, कौन बाद में आया, जी, गैर आलिमाना अप्रोच इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी तरह से साबित किया जाए कि ये पहले आए, वो बाद में आए, या ये नहीं आए, वो आए। ये सारी चीज़ें, इनकी अहमियत सेकेंडरी हो जाती है, सेकेंडरी यानी सेकेंडरी सब होती है, बिल्कुल, गैर बिल्कुल। अलबत्ता ज़रूरी। उसकी भी अहमियत है, लेकिन उसको भी जो है एक दूसरे के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, एक दूसरे सही। के कमाल तक के नहीं, पहुँचाने में वैल्यू जजमेंट पहुँचाने के लिए में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर नहीं कर सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली। सकते कौन हैं। पहले आया, कौन बाद में आया। अलबत्ता तारीख़ी एतबार से इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की रिसर्च की
अपनी अहमियत अपनी है। अहमियत है, लेकिन लेकिन हम जो बात किसी कर की रहे हैं बर्तरी से बर्तरी नहीं का, है, जी, जी, सुपीरियॉरिटी। बिल्कुल। हम जो और बात कर जब रहे हैं वो बर्तरी की, कि जी, बर्तरी का सबब नहीं बनती है। बर्तरी का सबब, और जब बर्तरी का सबब इसमें नहीं है बल्कि ईमान में और अमल सालेह में पाया जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसी यानी इस्लामी नुक्ते निगाह से ये मसला, ये मिसाल के तौर पे ये और ऐसे कई और सारे मसले, हमारा फ़िलहाल मसला और सवाल ये है कि आर्यंस आए थे या नहीं आए थे, तो इसकी अहमियत जो है वो कम हो जाती कम है। हो जाती है, ये एक बिल्कुल। हयाती मसला फिर नहीं रहता। जी, किसी भी बिल्कुल। कौम का आना-जाना, किसी भी कौम का किसके उसके अजदाद और पूर्वज कौन थे या कौन नहीं थे, इसकी सेकेंडरी इम्पोर्टेंस हो जाती है। जी, जी। एक रिवायत भी हमें मिलती है, इसमें तकरीबन इसी चीज़ की बहुत खूबसूरती से तर्जुमानी हुई है। ज़ाहिरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत है, जिसमें इरशाद होता है कि अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा रब एक है। यानी ये वही तौहीदी आइडियोलॉजी जी, जी। की जी, बात हो रही है। और फिर फरमाते हैं कि व इन्ना अबाकुम वाहिद, हुँ, हुँ। तुम्हारे जो बाबा हैं, तुम्हारे जो अजदाद है, जैसे आपने इशारा किया, वो भी एक एक हैं। ही यानी है। एक बाप की जोड़े से, औलाद हो एक तुम सब। बाप की तुम औलाद। सारे औलाद हो। और फिर फरमाते हैं कि ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, हुँ। जी, यानी किसी अरबी को किसी अजमी पे, गैर अरब पे कोई कोई फ़ज़ीलत फ़ज़ीलत नहीं और है। सुपीरियॉरिटी या हासिल नहीं है। वला लअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन, उस तरफ से भी नहीं है। उस कोई तरफ से गैर भी नहीं अरब है। को किसी अरब के ऊपर फ़ज़ीलत हासिल नहीं है। और इसी तरह से वला लअहमरा अला अस्वद, वला लअस्वद अला अहमर, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे हुँ, हुँ, हुँ। कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं है इल्ला बित्तक़वा। इल्ला वही बात जो बित्तक़वा। इस जी, आयत के अंदर फिर खुद रसूल अकरम फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अली अतक़ाकुम, अतक़ाकुम। यानी वो तक़वा, वो इताअत खुदा, वो अच्छाइयाँ, वो नेकियाँ, ये बायस बनते हैं, ये आमाल इंसान के बायस बनते हैं कि वो जो है अपनी बरतरी को साबित करें। ये जी, मेयार है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब तक़रीबन अगर हम अपनी गुफ्तगू को समेटें तो हम देखते हैं कि ये जिस सवाल से और जिस मसले से हमने शुरू किया था कि आज से तक़रीबन 3500 साल पहले हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में एक नई कौम की आमद का सिलसिला शुरू होता है जिसको जी। आर्यन कौम कहा जाता है। सही। और मौलाना न सिर्फ़ ये कि आर्यन कौम आती है सेंट्रल एशिया से, बल्कि हम देखते हैं कि आर्यन कौम से पहले भी कई सारी कौमें आई हैं इसी अच्छा, एरिया से, अच्छा। सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया के इलाके से हाँ, हाँ। हिंदुस्तान माइग्रेट करती हैं, और उसके बाद भी कई सारी कौमें आई हैं। 1500 साल पहले तक के ये सिलसिला जारी रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हख़ामनशियान आते हैं, जिनको अकेमेनिड कहा जाता है अंग्रेज़ी में, या ग्रीक्स का अटैक हुँ। है तकरीबन सवा 300 बीसी में, 326 बीसी में। हुँ, 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 हुँ। उसके बाद शाकाज़ आते हैं, हुनाज़ आते हैं, फिर और कई सारी अच्छा, कुशन्स आते हैं। क्वेश्चन आते हैं। सही, तो सही ये आपने, एक यानी अगर हम माइग्रेशन। जी। 50 आज से 1500 साल पहले और उससे पीछे, जी, जी, इसमें इस बिल्कुल। विंडो में भी देखें तो सिर्फ़ आर्यन नहीं है, आर्यन से पहले, जी, जी, आर्यन के बिल्कुल। बाद माइग्रेशन है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है, कल्चर्स। नहीं ये यही फ़्लो सेंट्रल बाकायदा एशिया, वेस्ट वेस्ट एशिया एशिया से से ही जारी ये रहता है, एक बिल्कुल। पैटर्न नज़र आता है। जी, जी, बिल्कुल। और तमाम जो एक्सपर्ट्स की राय है, तकरीबन तमाम एक्सपर्ट्स की राय इसी चीज़ को जो है सपोर्ट करती है। साथ ही में इसी मुनासिबत से हमें एक मौका मिला कि इस्लामिक रिसर्च एथिक्स पर गुफ्तगू कर सके, जी, या बल्कि इंसानी रिसर्च एथिक्स पर हम गुफ्तगू कर सके, जिन्हें कुरान भी तायीद राइट करता है करता है। कि पहले तमाम एविडेंस को परखो और उसके बाद नतीजा लो। सही। और ये जुर्रत होनी चाहिए कि जो भी नतीजा आए उसको एक्सेप्ट हुँ। करो, और एक मुसलमान इंटेलेक्चुअल में जुर्रत होती है, क्योंकि हकीकत और ईमान कभी भी एक दूसरे को कमज़ोर नहीं करते। जितनी हकीकत अयां होगी, आश्कार होगी, उतनी ही ज़्यादा एक मोमिन का ईमान ईमान भी बढ़ता है। बढ़ता है, मज़बूत होता है। बिल्कुल। जी। और इसीलिए अगर आज ये सारा, आज तक पिछले 150 साल से 200 साल से तमाम एक्सपर्ट एविडेंस वो इस मसले में यही नतीजा दे रहा है कि आर्यन कौम आई थी, तो हम इसी को नज़रिए को फ़िलहाल मान रहे हैं। अगर बिलफ़र्ज़, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में एक्सपर्ट्स का कंसेंसस तब्दील होता है, चेंज होता है, तो एक मुसलमान उफ़! रिसर्चर होने के एतबार से, स्टूडेंट होने के एतबार से, हमें कोई मुश्किल नहीं होगी कि उस वक़्त अपनी नज़र को भी उसी एतबार से तब्दील करें। और इसमें एक अहम पहलू ये कि क्योंकि इस्लामी नुक्ते नज़र से इन चीज़ों में कि कौन कहाँ से आया, कब आया, कौन किसकी नस्ल से है, इन चीज़ों की अहमियत बहुत कम है इसके मुकाबले में कि इंसान का ईमान क्या है, इंसान क्या आमाल और एक्शंस अंजाम अंजाम यानी देता देता है। है। फ़ज़ीलत का बिल्कुल। मेयार हमारे यहाँ
ये सारी चीज़ें नहीं नहीं हैं। है। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, आप दोनों का और नाज़रीन का भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्हीं ने इस गुफ्तगू में भी हमारी हमराही की। इंशाअल्लाह ताला अगर तौफ़ीक़ शामिल हाल रही तो जल्द ही आपकी खिदमत में एक और गुफ्तगू को लेकर हाज़िर होंगे इसी फ़िक्र वतन सीरीज़ के तहत इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।